तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज जो हम लेक्चर में शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री से, राइट। तो साइंस के अंतर्गत जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री एक प्रकार की बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिएक्शन या जो भी वहाँ की मेटाबॉलिज्म जैसी प्रक्रियाएं होती हैं या रासायनिक केमिकल्स प्रक्रियाएं होती हैं, तो इन प्रक्रियाओं की वजह से केमिस्ट्री के जो आधारभूत जो विश्लेषण होता है वो बहुत ही टफ देखने को मिलता है, राइट। तो बेसिक आप जानते हो कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, तो उसमें आप जानते हो कि केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको बहुत चीज़ें अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, ओके। तो आप जानते हो कि कोई चीज़ साइंस में अगर पढ़ते हैं तो वो दो रूप में होती है। जैसे एक फिजिकली चीज़ होती है जहाँ पे भौतिक चीज़ें जो हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। और उनको हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से छू सकते हैं। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये एक पेन है, राइट, ये एक पेन है। तो इस पेन को अगर आप देखोगे तो ये फिजिकली आप क्या कर रहे हो, इसको देख सकते हो। क्या कर सकते हैं, ये आप चीज़ें देख सकते हैं, राइट। इसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। साथ ही साथ इसकी आप प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं, राइट। प्रॉपर्टी मीनिंग होता है यानी कि इसके जो गुणधर्म हैं या इसमें जो भी प्रॉपर्टी है इसकी, जो इसकी खुद की अपनी विशेषता है। तो जैसे आप जानते हो कि ये कैसा है, सपोज दैट मान सकते हैं इसका कलर हो सकता है ब्लैक हो या रेड हो, जैसा भी हो, ओके। तो आप कह सकते हैं कि ये कलर ब्लैक है। या इसमें अगर आप देखोगे तो ये कैसा आपको मिलेगा, सॉलिड मिलेगा अर्थात ठोस मिलेगा। तो आपको ये भी कह सकते हो देख के कि ठोस है, राइट। तो आप कलर बता सकते हो, सॉलिड बता सकते हो, ठीक। और सूंघ करके आप देखोगे तो उसमें महक आती है कि नहीं आती है, इसका आप निर्धारण तो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप फिजिकली जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, बेसिकली जो चीज़ें दिख रही हैं, उसका कलर दिखेगा, वो उसका मोटापा दिखेगा, कैसा बना है, राइट है। उसकी तरलता आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप जानते हो कि उसमें खिंचाव तनाव जैसा भी आप कर सकते हो, यानी कि तनाव, राइट है, जो तन्यता बोलते हैं, तन्यता भी इसे कहते हैं। तो आप जानते हो कि कुछ चीज़ें इसकी प्रॉपर्टी जो हैं पेन की, आप फिजिकली चीज़ें वो देख सकते हैं। क्या आप केमिकल चीज़ें इसकी देख सकते हो? क्या केमिकल चीज़ें में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम केमिकल चीज़ें इसका प्रोसेस आप देखोगे कि ये जो चीज़ें बना है, राइट, ये जो चीज़ बनी है ये हमको दिख जरूर रही है फिजिकली में, अर्थात ये फिजिकली में दिख रही है, लेकिन ये बेसिकली इसके पीछे जो मैकेनिज्म रहा है ना, वो केमिकल का रहा है। कैसा रहा है? वो केमिकल पूरा प्रोसेस रहा है। तो केमिकल प्रोसेस में आप जानते हो कि इसमें पूरे आयन होंगे, राइट। जैसे कि इसमें परमाणु, अणु, राइट। साथ ही साथ आप जानते हो कि इसके अंतर्गत और भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। तो उनके बेसिक केमिकल, उनके रिएक्शन से, राइट, उनके रिएक्शन के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप हम ये चीज़ को तैयार कर पाते हैं, इस पेन को हम तैयार कर पाते हैं, तब ये फिजिकली हमको दिखती है, राइट। लेकिन कोई भी चीज़ अगर प्रॉपरली हमको दिख रही है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं इसके केमिकल जो गुणधर्म हैं या केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली इस पे प्रोसेस की होगी, तभी तो वो चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर वो प्रॉपरली, अगर इसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस अगर गलत हो रही है तो वो उसका जो रिएक्शन है वो गलत ही साबित होता है, तो वो चीज़ स्टेब्लिश नहीं हो सकती है, राइट। तो अगर वो कोई चीज़ स्टेबल हो रही है तो 100% हम सपोज दैट मान सकते हैं कि उसकी जो रिएक्शन है, उसके आंतरिक जो क्रियाकलाप में एक्टिविटीज हुई है या केमिकल जो प्रोसेस हुई है वो कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन की है, ओके। तो इस प्रकार आप समझते हो कि जो केमिकल प्रोसेस होती है, जैसे अंदर के इसमें बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं। इसकी क्या केमिकल प्रोसेस में आप देखोगे कि आप अगर केमिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें, राइट, तो केमिकल अगर प्रोसेस आप अगर चीज़ को देखोगे तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि ये जो कलर आपको दिख रहा है, राइट, ये कलर जो दिख रहा है इस कलर में किस चीज़ से बना है, ओके, वो उसका पूरा केमिकल प्रोसेस होगा। उस केमिकल प्रोसेस में आप देखोगे तो उसमें भी आपको अंदर बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको
कण देखने को मिलेंगे, राइट, पार्टिकल देखने को मिलेंगे, तो उन पार्टिकलों से मिलकर भी बनेगा। तो आप वो केमिकल प्रोसेस एक अलग टाइप से होती है और फिजिकल प्रोसेस एक अलग होती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा क्लियर कट कर लो कि जो फिजिकल प्रोसेस है वो केमिकल प्रोसेस पे ही डिपेंड होती है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर कोई सी चीज़ में केमिकल प्रोसेस हो रही है, राइट, अगर केमिकल प्रोसेस से वो चीज़ तैयार हो रही है तभी वो हमको फिजिकली प्रोसेस के माध्यम से वो हमको क्या हो रही है, दिख रही है या शो हो रही है, राइट। तो आप एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कट करो कि अगर कोई चीज़ ये वस्तु है, राइट, तो ये वस्तु फिजिकली दिखती है कैसी, कलर है, ठोस है, द्रव है या गैस है, जैसी भी है वो हमको दिख रही है, वो वस्तु है, ओके। लेकिन ये कैसे बनी, क्या क्या इसका केमिकल प्रोसेस रहा, इसके पीछे क्या गुणधर्म, क्या प्रॉपर्टी रही, इसकी एक अपनी विशेषता अलग होती है। उसी चीज को डिटेल से जब हम समझते हैं तो उसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु बनती है तो उस वस्तु बनने के पीछे जो उसकी प्रॉपर्टी जो रहती है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें मैकेनिज्म हुआ है, उस मैकेनिज्म में क्या क्या पार्टिसिपेट हुए हैं, राइट, तो जिससे वो चीज़ मिलकर बनी है वो क्या क्या है, उसी को हम अध्ययन करते हैं, वो केमिस्ट्री में करते हैं, राइट। तो आप एक चीज़ क्लियर कट कर लो कि केमिस्ट्री एक प्रकार से देखा जाए तो ये किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का एक गहन अध्ययन या आंतरिक इंटरनल पार्ट है, जबकि जो ज्योग्राफी या जो आपका फिजिक्स होती है, जो फिजिक्स है वो उसका एक्सटर्नल पार्ट तरीके से हम उसको अध्ययन कर लेते हैं, ओके। तो एक चीज़ आप क्लियर कट करो कि केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, राइट, तो आप जानते हो कि केमिस्ट्री हम पढ़ते किस बेस पर हैं, क्योंकि आप जानते हो हम पढ़ते हैं पदार्थ पे, राइट, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी चीज़ है या कोई भी पदार्थ है या मैटर है, राइट, ये क्या है? मैटर है। तो इस मैटर की, अर्थात ये जो मैटर होता है, इस मैटर की खुद का अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ओके, इस मैटर की खुद की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पर इसमें अलग अलग मैकेनिज्म देखने को मिलती हैं, राइट। इसमें मैकेनिज्म जो होती हैं, अर्थात जो इसमें केमिकल प्रोसेस जो मैकेनिज्म है, जो आंतरिक इंटरनल पार्ट में जो होगी इस पदार्थ के, वो किस टाइप से अलग अलग होगी, तो वो डिपेंड करती है उसके किस पे? कणों पर, राइट, कणों पर। क्योंकि आप जानते हो ये जो मैटर है, ये मैटर आप देखोगे, जो मैटर हमको दिख रहा है, तो ये मैटर कहीं ना कहीं किसी कणों से मिलकर बना होगा, ओके। कोई ऐसे सूक्ष्मतम तो कण होंगे जिनके कणों से, एक समूह से कणों से मिलकर वो चीज प्रोसेस आपको दिख रही है। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कोई चीज बन के तैयार हो गई, इसके पीछे कोई सूक्ष्मतम तो कण होंगे ना भाई। इन्हीं सूक्ष्मतम कणों को समूह से मिलकर या इनके केमिकल प्रोसेस से इकट्ठा होकर के ही तो बनते हैं। सपोज दैट हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप बालू देख लो, तो बालू में भी आप देखोगे कि छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, अगर उठा दोगे तो छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन जब वो इकट्ठे मिलकर के होते हैं तो आपको बहुत सारा ढेर सा दिखता है, तो वो बालू का ढेर बोलते हैं इसे, ठीक, बालू का ढेर बोलते हैं। तो एक्चुअली में वो ढेर दिख रहा है ना, तो उसके पीछे सूक्ष्मतम कण कौन है? एक बालू का कोई कण तो है ना। तो वही चीज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई पदार्थ है, राइट, ये कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ को बनने के लिए जो प्रोसेस हुई है, वो जो प्रोसेस आपको जो फिजिकली दिख रही है, राइट, जो फिजिकली हमको दिख रही है, उसके पीछे केमिकल प्रोसेस हुआ है। केमिकल प्रोसेस से ही वो चीज बनी है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है, राइट, कोई पदार्थ है, जैसे आप देखोगे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आप अगर देखोगे, राइट, तो हाइड्रोजन एक क्या है? एक परमाणु है, ओके। तो आप देखोगे कि ये परमाणु जो है, ये एक खुद का अपना एक परमाणु है। इसी प्रकार से आप देखोगे ये क्लोरीन है, ये भी एक परमाणु है, ओके। तो इनकी जो प्रॉपर्टी आप देखोगे, ये इसमें उपस्थित जो केमिकल प्रोसेस के जो कण होते हैं, ओके, उनके आधार पर डिफरेंस होती है या डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग होती है।
अलग अलग होती है, क्योंकि ये जो क्लोरीन आप देखोगे तो इसमें कुछ कण अलग होते हैं। हो सकता है कि आपने जो कण नाम सुने हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे उन पर, डिटेल से समझेंगे। जो आपने सुने हैं जैसे कि प्रोटॉन सुने हैं, न्यूट्रॉन सुने हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन सुने हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल कण होते हैं, स्टेबल यानी कि स्थिर कण होते हैं। अब स्थिर कैसे होते हैं वो हम डिटेल से बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बहुत डीपली चलेंगे इसमें। हम देखो कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो उसको डीपली पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर पढ़ाने का कोई मकसद नहीं बनता है। अगर कोई चीज़ आपको कन्फर्म तरीके से अंदरूनी, अगर आप इंटरनल नॉलेज आपको होती है तभी वो चीज़ें क्लियर कट होती हैं, ऐसे नहीं होती है, राइट। तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो ये अलग अलग अपना देखा जाए तो मैकेनिज्म वो दर्शाएंगे, ओके। अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी होती हैं, वो उनकी देखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बेस पर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि जब इनको हम आपस में मिला देते हैं, इनको जब हम आपस में मिला देते हैं तो इनको HCl बोलते हैं, राइट। ये कैसे मिलाते हैं, किस बेस पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पे इनको हम अलग अलग से डिसाइड करते हैं, वो हम बाद में क्लियर करेंगे। अभी केवल ओवरव्यू हम आपको समझा रहे, अंदर नहीं जा रहे, ओवरव्यू समझ लेंगे पूरा प्रोसेस तो आपको क्लियर चीज़ें बन जाएंगे। तो आप जानते हो कि ये जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, राइट, जो ये अम्ल बोला जाता है HCl, ये आप देखोगे तो इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। तो आप एक चीज़ यहाँ क्या समझे कि अगर कोई कण है या कोई परमाणु है, उसकी अलग अपनी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, खुद की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन वो प्रॉपर्टी क्यों होती है वो उस पर डिपेंड करती है कि उसमें उपस्थित जो भी सूक्ष्मतम कण हैं वो कौन है, हम आपको बताएंगे सारे कुछ। वो उस कणों के आधार पर ही उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। वो कण कम या ज़्यादा, ऐसा हो सकता है, कम या ज़्यादा के बेस पर इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट। लेकिन जब ये आपस में क्रिया कर लेते हैं, आपस में जब ये क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के परिणाम स्वरूप इनकी प्रॉपर्टी अलग ही देखने को मिलती है, अलग ही देखने को मिलती है। जैसे आप देखते हो कि सोडियम आप खा लो, क्लोरीन आप खा लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है, राइट। लेकिन आप जानते हो जब इसको आप मिला के खाते हो तो ये एक नमक बन जाता है। क्या बन जाता है, नमक, जो खाने वाला जो नमक है, जो हम सब्जियों में मिला के खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, राइट। तो सोडियम क्लोराइड इसकी खुद की प्रॉपर्टी हो जाती है, इसमें आप देखोगे तो आग लग जाती है, इसमें आप देखोगे तो आग लग जाती है। लेकिन आप इन दोनों को मिला के अगर कर दोगे तो इसमें नमक में आग नहीं लगती है। तो आप एक चीज खुद देखते हो कि सोडियम और क्लोरीन ये अलग अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टी खुद की अलग अलग है, गुणधर्म इनके अलग अलग हैं। लेकिन जब यही एक दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी अलग बन जाती है, यानी कि NaCl, तो इसकी अलग प्रॉपर्टी हो जाती है नमक। तो इसको हम सब्जियों में मिला के खाते हैं। तो आप जानते हो कि कोई भी पदार्थ है, राइट, तो ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, ब्रह्मांड ही पदार्थों से बना होता है। तो आप जानते हो कि इस ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ है तो मटेरियल जो है या मैटर जो है, इस मैटर में बनने के लिए जो भी कण होते हैं, बहुत सूक्ष्मतम कण होते हैं, उन्हीं कणों से मिलकर के क्या बना होता है, हमारा पूरा ब्रह्मांड बना होता है, पूरा केमिकल प्रोसेस से बना होता है। अब वो प्रोसेस कैसे होती है, अब हम वो चीज क्लियर करेंगे। जैसे आप जानते हो मित्रों कि होता क्या है एक्चुअली में, कि हमारे ब्रह्मांड में जब इस पर निरंतर रिसर्च होती गई, तो रिसर्च के परिणाम स्वरूप ये स्पष्ट जानकारी जब हुई तो यहाँ पे सबसे पहले परमाणु शब्द की नाम लिया गया, राइट। क्या लिया गया, परमाणु शब्द का नाम लिया गया। अब उन्होंने ये कहा कि जो पदार्थ है, राइट, जो पदार्थ है, ये परमाणु जो शब्द का नाम लिया था एक्चुअली में ये कणाद मुनि रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि जितना भी पूरा ब्रह्मांड ये परमाणु से बना है। अब परमाणु से कैसे बना, क्या क्रिया है, इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी।
बस इन्होंने यही शब्द यूज किया था कि जो भी ब्रह्मांड बना है ये इसका जो सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु है, वो परमाणु से मिलकर बना है। अब ये परमाणु क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे क्रिया करता है, क्या करता है, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इसके पर जो अध्ययन किया था वो डाल्टन जी ने किया था। डाल्टन जी ने इस पर काफ़ी अध्ययन किया और उन्होंने ये बात कही कि कोई भी पदार्थ है, राइट, कोई भी पदार्थ है, इस पदार्थ या मैटर की जो सूक्ष्मतम कण है, क्या है, जो सूक्ष्मतम कण है या माइक्रो कण जो है वो परमाणु है। क्या है, परमाणु है। और ये एक प्रकार से क्या है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है और एक यूनिक इकाई है। यानी यूनिक इकाई का मतलब ये है कि इसको आप तोड़ नहीं सकते। इन्होंने ये बात कही थी डाल्टन जी ने कि परमाणु जो है ये सबसे सूक्ष्मतम कण है और इस सूक्ष्मतम कण को आप तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये सबसे छोटा कण माना जाता है और सबसे छोटा कण होने की वजह से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये परमाणु सबसे छोटा कण है। समझ में आ गया? 1 मिनट वेट करो, अभी जस्ट 1 मिनट में आते हैं हम। 1 मिनट वेट करो, पानी पीते हैं। चलो, तो जो मैंने आपको बताया था कि ये जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, राइट, इसके बारे में परमाणु को सूक्ष्मतम कण जो बोला था वो डाल्टन जी ने बोला और कहा कि ये एक फ्रीडम है, ये एक फ्री कण है, राइट। क्या है, ये एक फ्री है। फ्री मतलब ये स्वयं में स्वतंत्र है, स्वयं में स्वतंत्र है। लेकिन बाद में आप जानती हो कि निरंतर 100 वर्ष के पश्चात जब निरंतर अध्ययन होता गया तो यहाँ पे अलग अलग और भी साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने जब इसको परमाणु पे और डीपली जब अध्ययन किया तो डीपली अध्ययन किया तो उन्होंने पता किया कि ये जो परमाणु है, राइट, ये जो परमाणु है, इस परमाणु के अंदर, इस परमाणु के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। लेकिन ये सभी में अलग अलग होता है, समझ रहे हो ना। ये हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, लेकिन और भी जो कण होते हैं और भी जो अलग अलग परमाणु होते हैं तो उनमें सभी में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ एक चीज आप समझो कि इससे भी जब निरंतर अध्ययन होता गया तो उन्होंने ये पता किया कि ये जो परमाणु है तो इस परमाणु से भी सूक्ष्मतम कण होते हैं और इस सूक्ष्मतम कण जो होते हैं वो आप देखोगे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने जब अध्ययन किया तो इस पे उन्होंने और भी कण देखे, तो और पे जब कणों पे अध्ययन किया तो उन्होंने इस बात पे रिसर्च करने के परिणाम उन्होंने ये दिए कि ये जो परमाणु है, सपोज दैट ये हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन जो गैस है इसका जो परमाणु है, राइट, तो ये जो परमाणु है इस परमाणु के अंदर, इस परमाणु के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, अर्थात एक नाभिक होता है, इसे हम नाभिक बोलते हैं। क्या होता है, एक नाभिक होता है, नाभिक। और ये नाभिक जो होता है, राइट, ये जो नाभिक होता है ये एक्चुअली में एक सीमित होता है। कैसा होता है, ये सीमित होता है, यानी कि ये किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो एक सीमित होता है। वो कैसा होता है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो एक 10⁻⁻10 यानी कि ये 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है, मान 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻10 होती है। एंगस्ट्रॉम ये एक्चुअली में मीटर, यानी कि 1 मीटर में अगर आप 10⁻⁻10
टुकड़े अगर करोगे तो ये एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू निकल आती है। तो आप यहाँ एक चीज समझ रहे हो ना कि 10 पे पावर -10 एंगस्ट्रॉम जो इसका एक क्या होता है, जो बाहरी परत होती है इसकी एक सीमित होती है, किसकी? न्यूक्लियस की। और आप जानते हो कि इसके अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम सारा बताएंगे अभी। और ये क्यों उसमें बने रहते हैं, क्यों स्थिर रहते हैं, सब कुछ बताएंगे। धीरे धीरे समझते रहिए, सब बताएंगे, ठीक। अब देखोगे कि ये तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, लेकिन इसके चारों तरफ आपको एक कण मिलेंगे इस टाइप से। आप देखोगे इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो इसके चारों तरफ जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जो कण हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन के जो कण होते हैं वो इसके चारों तरफ होते हैं और वो चक्कर लगाते हैं। अब वो चक्कर क्यों लगाते हैं? आपको ये पता है कि अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, मान लो सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इस प्रकार से अगर ये इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हो कि आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, रिसर्च लोगों ने जो भी जानकारी दी है, तो उस बेस पे उन्होंने क्या जानकारी दी है कि किसी भी परमाणु के 72 कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो परमाणु स्थिर हो जाता है। स्थिर होने का मतलब वो अपने आप में एक स्वतंत्र हो जाता है, फिर उसे क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र जो चीज हो जाती है फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब उसे प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसका मतलब वो रेडियो एक्टिविटी नहीं करेगा, यानी कि वो अपने से ऊर्जा इतनी ज़्यादा उत्सर्जित नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें आपको सोचो कि अगर आप जो भी रहे हैं, अब हम इनको सब डिटेल से समझाएंगे। अलग अलग साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने जानकारी दी है। बोरबरी रहे हैं, हुंड साहब रहे हैं, बहुत अलग अलग बहुत साहब लोग रहे हैं, उनके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। तो आप जानते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब ये चक्कर क्यों लगाते हैं? कोई बात तो है भाई, चक्कर क्यों लगाते हैं? तो आप जानते हो कि कोई भी कण होता है, अगर कोई कण है तो वो कण अगर स्टेबलिश है तो वो कहीं ना कहीं अपना चारों तरफ वो विद्युत आवेश प्रकट करता है। क्या करता है? वो विद्युत आवेश प्रकट करेगा। सपोज दैट कि कोई भी अगर चीज रखी हुई है तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी आवेश रहेगा, यानी कि उसे आप टच करते हो तो टच करने के बाद आप घिसो, मान लो कोई चीज़ रखी है, अगर आप इसको घिसते हो तो उसमें देखना आप गरम गरम एनर्जी उत्पन्न होने लगती है। तो एनर्जी उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें ऊर्जा है, क्योंकि वो स्वयं में द्रव्यमान होता है, मास होता है ना, उसमें एनर्जी होती है। तो यही चीज है इसमें कि अगर कोई चीज अगर रखी है तो अपना वो चारों तरफ विद्युत आवेश पैदा करेगी। क्या करेगी? वो विद्युत आवेश को प्रकट करेगी। अब वही चीज जब गति करने लगे, क्या करने लगे? गति करने लगे, तो वो अपने चारों विद्युत आवेश के साथ साथ चुंबकीय आवेश भी उत्पन्न करेगी। क्या करेगी? चुंबकीय आवेश भी उत्पन्न करेगी। और चुंबकीय आवेश क्यों उत्पन्न करेगी? क्योंकि आप जानते हो कि कोई चीज अगर स्थिर है तो वो उसकी तरफ विद्युत आवेश ही उत्पन्न करेगी, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी है उसमें, द्रव्यमान है, तो वो तो विद्युत आवेश करेगी। लेकिन जब वो चीज चलती है तो चारों तरफ से आप जानते हो बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके परिणाम स्वरूप बहुत चीजें चुंबक की तरीके से एक्टिविटीज होने लगती हैं। तो अगर कोई चीज, अगर कोई वस्तु रखी है तो वो कहीं ना कहीं उसमें विद्युत आवेश रहता है, लेकिन वही चीज जब गति करने लगती है तो गति करने के बाद में उसमें चुंबकीय विद्युत आवेश के साथ साथ चुंबकीय आवेश भी उत्पन्न होने लगता है। अगर सपोज दैट मेरे पास पेन है, तो अगर हम ये चीज रखे हैं तो आप जानते हो कि इसमें ये जो चीज बनी है
तो ये बनी तो इन्हीं कणों से है, ये तो केमिकल प्रोसेस से बनी है, तो 100% इसमें विद्युत आवेश उत्पन्न रहेगा अगर हम इस चीज को रखते हैं। और अगर यही चीज जब हम गति कराते हैं, इस टाइप से गति कराते हैं, तो ये विद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगेगा। तो आप जानते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय ही तो कण होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत चुंबकीय कण होते हैं। और आप जानते हो कि ये जो कण होते हैं ये एक प्रकार से विद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो आप जानते हो कि एक ये इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या ये प्रतिकर्षण नहीं करते? क्या बात आती है? ये जो कण होते हैं तो क्या ये प्रतिकर्षण नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? लेकिन एक चीज आप दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। रीजन क्यों है? कि जो भी नाभिक है, नाभिक के अंदर जो प्रोसेस होती है वो अंदर ही रहती है, और जो बाहर प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रॉनिक के बाहर रहती है, इलेक्ट्रॉनिक में रहती है प्रोसेस। तो आप जानते हो कि कोई भी परमाणु है, राइट, तो परमाणु को हम दो लेवल में डीपली से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी हम समझा रहे हैं। देखो, धीरे धीरे पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ोगे और समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि बहुत केमिस्ट्री जो है बहुत रेयरली चीज है। और आप देखोगे कि हम अभी बेसिक आपको समझा रहे हैं, और अगर आपको बेसिक बन जाता है ना तो फिर एडवांस चीजें कोई दिक्कत नहीं रहती है। समझ रहे हो ना? तो आप जानते हो कि कोई भी परमाणु है, राइट, तो परमाणु में दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। दो टाइप से हम अध्ययन करते हैं इसका। पहला करते हैं न्यूक्लियस, नाभिक के बेस पर, न्यूक्लियस के बेस पर, नाभिक के आधार पर, और दूसरा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर, जो इलेक्ट्रॉनिक जो बेसें होती हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर। क्योंकि जो भी प्रोसेस बाहर होगी वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर होगी, जो इसके नाभिक में होगी वो नाभिक के आधार या न्यूक्लियर प्रोसेस के आधार पर होगी। तो आप जानते हो कि ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिल रही है, राइट, ये प्रोसेस आपको देखने को जो मिल रही है ये एक्चुअली में आपको दो टाइप से देखने को मिलेगी। नाभिक के अंदर अलग मिलेगी और नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन वाली प्रोसेस है वो अलग मिलेगी। आप जानते हो कि ये जो चक्कर लगाते हैं, ये चक्कर क्यों लगाते हैं? और ऐसा भी नहीं है कि ये चक्कर एक ही दिशा में लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। ये चक्कर जो लगाते हैं, आप जानते हो कि अगर ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी सी सतह के होते हैं, बाहरी कोश के होते हैं, वो जो चक्कर लगाते हैं वो निगेटिव आवेश पर होते हैं। निगेटिव यानी कि अगर बाहरी कोश में जो चीज है निगेटिव है, अगर वो ये देखते हैं कि अगर हमको चीज इस्टेब्लिश, अगर कोई ऐसा कण मिल जाते हैं जिससे हम इस्टेब्लिश हो जाएं, तो वो उस चीज को फाइंड आउट करते हैं। ओके, और जो अंदर के जो कण होते हैं वो इसके विपरीत चक्कर लगाते हैं। अर्थात अगर कोई कण इस टाइप से चक्कर लगा रहे हैं तो अंदर वाले भी कण होंगे वो इस टाइप से चक्कर लगाएंगे। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं केवल। इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता है कि सारे इस टाइप से ही चक्कर लगाते हैं, इस टाइप से चक्कर लगाते हैं, नहीं, ऐसे चक्कर नहीं लगाते हैं। एक टाइम पे आएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर न्यूक्लियस में ही फट जाएंगे आके। समझ रहे ना? क्योंकि आप जानते हो कि अगर यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो आप जानते हो ये अपकेंद्री बल लगता है इस पे, और अपकेंद्री बल आप जानते हो वो सेंट्रलाइज्ड बल होता है, सेंट्रलाइज्ड फोर्स होता है, क्योंकि वो केंद्र की तरफ लगता है। अगर कोई बाहर वस्तु है, अगर वो घूम रही है तो कहीं ना कहीं उसके चारों तरफ अगर वो चक्कर लगा रही है तो इसका कारण यही है कि वो वस्तु पे अवकेंद्री बल लग रहा है। एक तनाव बल होता है जो बाहर की ओर लगता है, लेकिन एक अंदर की ओर बल लग रहा है, वो कौन सा है? अवकेंद्री बल। तो ये सारे के सारे जितने भी जो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अवकेंद्री बल से बंधे होते हैं, अवकेंद्री बल से ये बंधे होते हैं। देखो, एक एक चीज समझते जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपकेंद्री बल से ये बंधे होते हैं, लेकिन आप जानते हो कि इनमें एनर्जी होती है। एनर्जी होती है तो कोई चीज जब एनर्जी होती है तो वो अपने आप में स्थिर नहीं रहते हैं, तो वो चक्कर लगाते हैं, फोर्स होता है।
और जब आप जानते हो चक्कर लगाएंगे, कोई चीज़ में विद्युत अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो चीज़ कोशिश करती है कि उससे चलती है वो, राइट। जब वो चलती है तो ऑटोमेटिक उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो कहीं ना कहीं अगर आसपास घूम रही है तो आप समझ लो कि उसे सेंट्रल की तरफ से कोई फोर्स है जो उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उनको आकर्षित कर रहा है, मतलब खींच रहा है। तो वही फोर्स कौन, अपकेंद्री बल होता है। लेकिन आप एक चीज समझो कि इनके जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो दिशा होती है वो एक समान होती है। यानी कि सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ है, एक यहाँ है, अगर ये इस साइड मूवमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, यहाँ वाला यहीं रह जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी इलेक्ट्रॉनिक बंध होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होता है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होता है जो एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी लगने वाला फोर्स होता है जो प्रतिकर्षण का काम करता है। कैसा, प्रतिकर्षण। आकर्षित करेगा तो वो तो खींच लेगा, प्रतिकर्षण मतलब होता है कि वो एक दूसरे को ऐसा प्रकर्षित करेगा कि वो चीज वहीं रहेगी, वो वहीं रहेगी, मतलब अपनी अपनी दूरी पे वो चक्कर लगाते रहते हैं, राइट। और एक तो केंद्र की सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगाते हैं। तो ये चीज क्लियर कट कर लो कि हम जब पढ़ते हैं परमाणु को, तो परमाणु को हम नाभिक के बेस पर और इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही तो समझते हैं, राइट। अब एक चीज यहां सोचो कि जब हम नाभिक की बात करते हैं, एक चीज यहां पे थोड़ा और समझ लो इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे आप जानते हो कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आप जानते हो कि जब ये बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, तो आप जानते हो कि इस टाइप से हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो कोई चीज अगर स्टेब्लिश हो रही है, एक मिनट यहाँ रुको, जैसे कोई चीज अगर स्टेब्लिश हो रही है तो आप जानते हो कि कैसे भरते हैं, एक तो ऐसे भरते हैं और ऐसा भरते हैं, इस टाइप से भरते हैं, ओके। तो इस टाइप से अगर कोई चीज है तो 100% है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को इस हिसाब से हुंड के नियम के आधार पर होता है, हम जब भरते हैं तो अगर बाहरी कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये 8 मैंने भर दिए, 8 भर दिए ना, तो वो चीज़ स्टेब्लिश हो जाएगी, वो परमाणु स्थिर हो जाएगा, फिर उससे टेंशन नहीं रहेगी किसी से क्रिया करने की, स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन आप जानते हो कि जिसके अगर हम एक कण यहाँ से हटा देते हैं तो फिर ये एक कण जो है इस पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहेगा, मतलब इस पे माइनस चार्ज रहेगा, और माइनस जो चार्ज है जब ये इस पर रहता है तो आप जानते हो कि ये माइनस चार्ज जो है ये दूसरे से क्रिया करने का प्रयास करेगा कि नहीं भाई। माइनस चार्ज है, उस पर निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज होता क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो कण होते हैं इनकी आवेशित जो संरचना होती है वो निगेटिव चार्ज की ही होती है, ठीक। लेकिन आप देखोगे कि इनकी जो कोष होते हैं तो कोष के आधार पे जो ये चक्कर जो लगाते हैं, तो चक्कर पे लगाने की वजह से इनमें निगेटिव जो चार्ज होता है वो जीरो होता चला जाता है। कैसा, जीरो। वो जीरो कैसे हो रहा है, जैसे आप जानते हो कि ये इस टाइप से क्रिया कर रहा है तो इसका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इस साइड होगा। अगर ये इस साइड क्रिया कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड क्रिया कर रहा है तो इसका विद्युत चुंबकीय इधर होगा। तो ये और ये जब आपस में इनके जो बीच में जब इनका रिएक्शन होगा तो इनका रिएक्शन जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड चल रहा है, ये वाला इस साइड चल रहा है। हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति नहीं करते हैं, ये कोष के आधार पर ये अलग अलग टाइप से गति करते हैं। ये वाला कोष के इलेक्ट्रॉन इस साइड चल रहे हैं और ये वाली कोष के इलेक्ट्रॉन इस साइड चल रहे हैं। तो इनके भी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, तो वो चुंबकीय क्षेत्र आपस में टकराएगा ना, तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही कारण है कि अगर ये लास्ट वाला अगर ये आपस में देखो मिल रहे हैं ना, तो एक देखो पॉजिटिव इस टाइप से, एक वाला इधर चल रहा है, एक का इधर 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 है,
तो आप देखोगे कि ऊपर नीचे दिशा में ये गति करते हैं, तो इनका आपस में जो भी होता क्या है, जो इनका चार्ज होता है वो जीरो होता चला जाता है। इसलिए आप जानते हो कि ये डिपेंड जो करता है वो लास्ट वाला जो बातम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने भरे हुए हैं। अगर उसमें 2 भर जाते हैं लास्ट वाले में तो वो स्थिर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम आपको ये आगे बहुत डीपली पढ़ाएंगे, अभी तो हम ओवरव्यू बनाते चल रहे हैं आपको, समझ रहे हो। तो आप जानते हो कि अगर सपोज दैट हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो कोई भी अगर ये कण बनते हैं, समझना बात हो, परमाणु के बेस पर हम बात कर रहे हैं, अगर ये कण बनते हैं और कण से मिलकर ये जो परमाणु बनते हैं, ठीक, तो हाइड्रोजन जैसे परमाणु है, तो ऐसे बहुत सारे परमाणु बने हैं, बहुत सारे। और आप जानते हो कि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम जो परमाणु है वो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है और किसी में नहीं होता है। और न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या 0 होती है। तो आप एक चीज देखोगे यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन जो होता है, ये हाइड्रोजन का जब ये संलयन होता है, राइट, हाइड्रोजन का जब संलयन होगा, फ्यूजन बोलते हैं इसे, जब हाइड्रोजन का संलयन होता है, राइट, तो संलयन के दौरान, क्योंकि संलयन जो होता है वो भी आप देखोगे तो लगभग में 10 मिलियन टेम्परेचर से जब अधिक होता है तब आपको हाइड्रोजन का संलयन देखने को मिलता है। यानी कि हाइड्रोजन जो है, अगर इसका 10 मिलियन से अधिक अगर टेम्परेचर देखने को मिल जाता है तो ये हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो जाएगा, हाइड्रोजन से ये हीलियम बदल जाएगा। तो हाइड्रोजन से हीलियम ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन से ही हीलियम बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु होंगे, यही हाइड्रोजन मिलेगा तभी तो हीलियम बनेगा। ये पूरी संलयन प्रक्रिया है। और ये कहाँ होती है? तो हमारे ब्रह्मांड में होती रहती है, हमारे सूर्य में होती है, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये 10 मिलियन प्लस, आप जब इसका टेम्परेचर आप देखेंगे तो इससे हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, हाइड्रोजन हीलियम में। आप बोलो हीलियम बन गया। इसी टाइप से सारे धातु बनते हैं, कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ बनाए गए हैं, प्रयोगशालाएं में बनाए गए हैं, लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, प्रयोगशालाएं, प्रयोग हुए हैं बहुत सारे अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग परमाणुओं का, उनका जब प्रयोजन किया गया है, उनका अध्ययन किया गया है, तो उस पर अन्य बहुत सारे तत्व बना लिए गए हैं। मुख्य तो बहुत कम ही होते हैं, 18 ही होते हैं शायद, लेकिन आप जानते हो कि बहुत सारे बना लिए हैं, 100 से ऊपर। तो वो कैसे हैं? वो इन्हीं से मिलकर ही तो बने हैं। जो आप पूरी एक टेबल पढ़ते हैं इसकी, वो टेबल में जितने भी आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे आपको जो देखने को मिलते हैं ना, उसका बस एक ही कारण है, उसका बस ये कारण है कि ये आप देखोगे कि ये सारे के सारे जो है ना, इसी हाइड्रोजन से कहीं ना कहीं मिलकर बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कुछ बनेगा। ये इस पे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये टेम्परेचर पे कुछ ऐसे भी एलिमेंट बनाए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर होते हैं, 100 मिलियन टेम्परेचर से ऊपर होते हैं, उन पर से ही मिलकर बनाए जाते हैं। समझते हो ना। तो आप यहाँ एक चीज़ देखो कि अगर हाइड्रोजन से हीलियम अगर बना है, राइट, ये हाइड्रोजन से हीलियम बना है, तो ये लगभग में 10 मिलियन प्लस टेम्परेचर रहा होगा तभी तो बना है। तो सूर्य का आप देखोगे, सूर्य का जो भी कोर होता है, राइट, तो कोर में 15 मिलियन टेम्परेचर होता है, 15 मिलियन तक टेम्परेचर होता है। और बहुत सारे, सूर्य एक तारा ही माना जाता है और सूर्य एक तारा है, और ऐसे बहुत सारे तारे हैं जिसमें 15 मिलियन से भी ज़्यादा होता है तारे। विशालकाय तारे होते हैं, महाकाय तारे होते हैं, सुपरनोवा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है।
तो आप जानते हो कि ये हाइड्रोजन से हीलियम, अगर इसमें और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, लगभग 15 मिलियन प्लस अगर टेम्परेचर कर दिया जाए ना, तो यही हीलियम जो होता है, ये हाइड्रोजन से जो हीलियम बना है, यही हीलियम जो है वो कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा। अब बोले सर कार्बन बन गया, बन गया ना कार्बन। ये डिपेंड किस पे है, ये डिपेंड है टेम्परेचर पे। जैसा जैसा तापमान बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे एलिमेंट तत्व बनते जाएंगे और ऐसे ही बनाए गए हैं। अब टेम्परेचर अगर आप देखोगे 20 मिलियन 25 मिलियन से अगर प्लस हो जाता है तो यही कार्बन है ना, ये आयरन में परिवर्तित हो जाएगा। तो बोले सर आयरन बन गया। अब आप देखोगे कि और भी बहुत सारे तत्व हैं जो प्रोटॉन से मिलकर के बनते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये जो भी एलिमेंट तत्व हैं ये बनते चले जाते हैं। इनको हम आगे बनाएंगे, सिखाएंगे आपको सारा कुछ, राइट, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो जितने भी आपको तत्व देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे सारे जो तत्व होते हैं ये आप देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से बनते हैं। लेकिन बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो वर्तमान में जो साइंटिस्ट लोग जितना ज़्यादा इसमें रिसर्च होती जा रही है तो वो उतना ही ज़्यादा अधिक से अधिक टेम्परेचर से वो और तत्वों को बनाते जा रहे हैं। ओके, अब हम जो बात कर रहे थे कि जो हमारा परमाणु है, राइट, ये जो हमारा परमाणु है, तो इस परमाणु में आप देखोगे कि नाभिक के न्यूक्लियस के बेस पर मध्यन करते हैं और दूसरा करते हैं इलेक्ट्रॉन के बेस पर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दुनिया अलग है, नाभिक की दुनिया अलग है, अलग अलग है। वो भले ही इनके बीच एक फोर्स के माध्यम से बंधे रहते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन नाभिक के अंदर जो भी मैकेनिज्म होता है वो अलग होता है। और इलेक्ट्रॉन जो भी नाभिक के बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर जो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रॉन का, वो अलग होता है। समझ रहे ना। तो नाभिक अगर आप देखोगे तो सपोज दैट, मान लो कि ये परमाणु है, ये किसी भी हम एलिमेंट का हम परमाणु ले लेते हैं, राइट, क्योंकि सबसे छोटा तो परमाणु माना गया। लेकिन और जब रिसर्च हुई तो रिसर्च के परिणाम स्वरूप आप जानते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी भी तो रिसर्च हुई है। तो आप जानते हो कि इसमें ये जो अंदर आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखेंगे, ये एक प्रकार से ब्लू और येलो टाइप के ही होते हैं, ब्लू येलो टाइप के होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपको देखने को मिलेंगे और बाहर आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे इस टाइप से। और ये चक्कर जो लगाते रहते हैं ना, ये चक्कर इसके आकर्षण के परिणाम स्वरूप लगाते हैं, उनमें विद्युत क्षेत्र होता है और आकर्षण जब इनका फोर्स लगता है तो ये ऑटोमेटिक चक्कर लगाने लगते हैं। और ये चक्कर जो लगाते हैं, आप जानते हो कि कोई चीज़ जितने पास होगी उस पर ज़्यादा अधिक फोर्स लगेगा, जितनी दूर होती जाएगी उस पर उतना ही कम फोर्स लगता चला जाएगा। यानी कि इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये बहुत तेज़ घूमेंगे, तो इनकी एनर्जी बहुत तेज़ रिलीज होगी, इसके बाद ये घूमेंगे, इसके बाद ये घूमेंगे। लेकिन आप जानते हो कि ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिशा में घूम रहे हो, कुछ इस दिशा में भी घूमते हैं, ये दिशा में घूमते हैं। तो इस वजह से आप जानते हो कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में विस्फोट नहीं होता है, परमाणु में विस्फोट नहीं होता है। परमाणु में विस्फोट कराया जाता है तभी विस्फोट होता है, परमाणु में कभी विस्फोट नहीं होता है। क्योंकि आप जानते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, इनके बीच जो भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये जीरो हो जाता है। कैसा हो जाता है, जीरो। क्योंकि जो ये चक्कर लगा रहे हैं इनकी दिशा विपरीत होती है एक दूसरे के, ऊपर वाली की अलग होगी, इसके बाहर इस कोष की अलग होगी, इस कोष की अलग। ये कोष हम सब समझा देंगे आगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई ना इतना। तो अब हम जैसे बात करते हैं कि ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो 1935 करीब लगभग खोज किए गए हैं। तो
आप जानते हो कि न्यूट्रॉन की किसने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। कैसे की है वो हम बताएंगे कैसे की है। वो कैथोड किरण के माध्यम से की है, वैक्यूम के माध्यम से की है। उन्होंने इस टाइप से वैक्यूम लगाया था और इससे वैक्यूम ऊपर पंप लगा दिया और इसको -4 तक इसका पूरा टेम्परेचर निकाला। तो इधर से ये कैथोड किरण चढ़ी और इधर से एनोड किरण, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इस टाइप से इन्होंने खोज की थी जे थॉमसन जी ने। और कैथोड किरण को ही उन्होंने क्या दिया कि ये इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरण है, इसका सूक्ष्मतम कण है वो इलेक्ट्रॉन है, वो निगेटिव चार्ज दिया उन्होंने। ओके, निगेटिव चार्ज उसकी आधारभूत संरचना के बेस पर है, क्योंकि वो अपना जो प्रॉपर्टी है वो निगेटिव जैसी ही दर्शाता है। वो क्यों दर्शाता है? क्योंकि उस चीज को स्थिर होना होता है। इसलिए कोई चीज निगेटिव है तो भाई वो निगेटिव चीज है, तो वो उसके माइंड अगर आपका निगेटिव है तो गलत चीजें आपके अंदर आएंगी। अगर आप इसको इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो पॉजिटिव चीजें सोचिए। तो वही चीज इलेक्ट्रॉन में भी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव है तो वो घूम रहा है, भटक रहा है इधर उधर, उसको इस्टेब्लिश होना है तो वो कोई चीज से अलग से दूसरे किसी से क्रिया कर लेगा, और जब वो किसी से क्रिया करेगा तो इस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर उसे नो टेंशन। क्यों टेंशन लेगा? नहीं ले सकता ना। वही चीज है इसमें भी कि ये जो नाभिक है, तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी अलग दुनिया होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अलग दुनिया होती है। अब हम एक एक दोनों पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम नाभिक पे अध्ययन कर लेते हैं कि जो नाभिक होता है ये किसी एलिमेंट का, हम किसी भी परमाणु का एक नाभिक ले लेते हैं। तो आप जानते हो कि जो नाभिक है, राइट, तो नाभिक की खुद की एक मैकेनिज्म होती है। देखो कोई चीज है, हम डीपली जब तक नहीं समझाएंगे ना तब तक कोई चीज समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले आप अंदर की चीजें समझ लो कि परमाणु जो है, परमाणु का जैसे अध्ययन करके जब इसमें जानकारी की गई कि इसमें नाभिक भी होता है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं इस टाइप से। तो आप जानते हो ये जो नाभिक है, तो इस नाभिक में अगर आप देखोगे, ये जो नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये तो आपको पता ही है, और आसपास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी जो संरचना होती है, इसकी जो ये संरचना होती है मैंने अभी आपको बताई थी, ये सीमित होती है 10 पे -10 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इसका मान होता है 10 पे पावर -10। तो 10 पे पावर -10 के बराबर होती है। लेकिन इनके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, राइट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, ये आप जानते हो, पहली बात यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा ये क्यों होते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब पता चलेगा भी कैसे रहते हैं, क्यों होते हैं, सब जानकारी मिलेगी। तो आप जानते हो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो 10 पे पावर -12 होती है। यानी कि इसके अंदर वो सीमित इसीलिए है कि 10 पे पावर -12, 10 पे पावर -12। तो आप जानते हो कि ये जब इसके अंदर रहते हैं तो ये एनर्जी फील करते होंगे। ये टूटते क्यों नहीं है? तो वो टूटते नहीं है, वो हम बताएंगे क्यों नहीं टूटते हैं। लेकिन आप जानते हो कि अगर हमें किसी परमाणु को अगर हमें विस्फोट करना है तो आप जानते हो कि इस पे हमें प्रेशर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? प्रेशर डालना पड़ेगा। तो प्रेशर में आप जानते हो कि जो प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन से प्रेशर डालते हैं, प्रोटॉन इसके अंदर प्रवेश कराते हैं परमाणु में, तो मुझे परमाणु में नाभिक में प्रवेश कराना होता है, क्योंकि जब तक विस्फोट अंदर से नहीं होगा तब तक बाहर से कोई चीज फटेगी नहीं, अंदर से ही फटनी चाहिए ना। तो हमें प्रवेश अंदर कराना होता है। अगर हम प्रोटॉन का प्रवेश कराते हैं इसका अलग से, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें जो ऑलरेडी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो तो स्टेब्लिश है, 10 पे पावर -12 उसकी वैल्यू होती है। और आप जानते हो कि ये अपने आप में एक प्रेशराइज में तो रहते ही हैं, तो वो एक अपनी सीमित में ही रहते हैं, मतलब एक सामान्य अवस्था में रहते हैं, तो वो तो फटेंगे नहीं। अगर इसको फोड़ना है, तोड़ना है परमाणु को, तो इस पे हमें प्रेशर डालना पड़ेगा। जो अंदर इसके मौजूद जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो तत्व हैं
इन तत्वों को हमें इनकी एनर्जी को बढ़ाना है, प्रेशर डाल के एनर्जी बढ़ानी है, तभी तो ये विस्फोट होंगे। तो विस्फोट जब अगर ये होते हैं तभी ये फटेंगे। तो अगर हम प्रोटॉन से इन पे प्रेशर डालते हैं तो क्या प्रोटॉन प्रवेश करा सकते हैं? प्रोटॉन प्रवेश नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, और प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और ऊपर होता है माइनस चार्ज। तो प्रोटॉन ऊपर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्रिया कर लेंगे, तो वो तो जीरो कर देंगे, तो ये तो प्रवेश कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, समझ रहे ना, वो ऊपर ही तक रह जाएगा। भाई बाहर तो आपको इलेक्ट्रॉनिक दिख रहे हैं ना, ये बाहर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अब ये बाहर हैं, ये तो माइनस चार्ज पे हैं। अब तुम प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज को अगर आप ऊपर से ले आओगे तो वो तो इलेक्ट्रॉन माइनस और प्लस चार्ज आपस में कट जाएंगे, इक्वल टू जीरो बना देगा। अब जब जीरो हो जाएगा तो ये तो प्रवेश हो नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल। तो किसको प्रवेश कराते हैं? वो अंदर क्या एक चीज और है, न्यूट्रॉन है, अंदर एक चीज और है, वो क्या है, न्यूट्रॉन है। तो हम न्यूट्रॉन को प्रवेश कराते हैं इसमें, और जब न्यूट्रॉन को प्रवेश कराते हैं तो न्यूट्रॉन के कुछ चीजों को, न्यूट्रिनो के विषय में अभी हम समझाएंगे आपको, न्यूट्रिनो क्या होते हैं। क्योंकि न्यूट्रिनो जो होते हैं ये स्टेब्लिश नहीं होते हैं, और इसमें किसी प्रकार का चार्ज और मास नहीं होता है, चार्ज मास नहीं होता है। अब चार्ज मास तो होता है नहीं तो एनर्जी तो होती नहीं है, खैर इस पर हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन आप जानते हो जो हम न्यूट्रॉन को प्रवेश कराते हैं, सुनना ध्यान से, जब हम न्यूट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो ये होता है जीरो चार्ज का। इस पे क्या चार्ज होता है? न्यूट्रॉन तो जीरो चार्ज का होता है, कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन न्यूट्रॉन का मास होता है, क्या होता है? मास होता है, अर्थात द्रव्यमान होता है। ठीक, अब यही द्रव्यमान जब अंदर प्रवेश करेगा, अब ये जीरो चार्ज है तो ये तो ना इलेक्ट्रॉन से क्रिया करेगा ना प्रोटॉन से क्रिया करेगा, किसी से क्रिया नहीं करेगा, सीधा आएगा यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ा देगा। जैसे ही न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी ऑटोमेटिक एनर्जी बढ़ेगी और फट जाएगा, क्योंकि मास है तो एनर्जी होती है, लेकिन चार्ज जीरो होता है, उस पर चार्ज इस पर जीरो होता है, वो भी हम बताएंगे क्यों जीरो होता है। इस पर हेड्रॉन मशीन, जब इस पर ज़्यादा रिसर्च की, हेड्रॉन कोलाइडर है, फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे इस पर अधिक से अधिक अध्ययन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप और भी छोटे छोटे कट जानकारी की गई, उनका हम अभी आपको क्लियर करेंगे। देखो हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो डीपली भी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे, लेकिन इतना डीपली भी नहीं कि हम साइंटिस्ट तक पढ़ा दें, इतना तो नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर पढ़ा देंगे कि इसका एक आपको साइंस बनने लगेगी। साइंस नहीं बन रही होगी, केमिस्ट्री बनने लगेगी। तो आप जानते हो कि ये विस्फोट तभी होता है जब हम किसका, न्यूट्रॉन का कराते हैं। और आप जानते हो न्यूट्रॉन का क्यों कराते हैं? क्योंकि इसमें जीरो होता है, जीरो आवेश, और ये जब किस ऊपर के, आप जानते हो जब ये ऊपर से आता है तो ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन से तो क्रिया करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें आवेश जीरो है। तो इसलिए ये प्रवेश कर जाता है अंदर, और अंदर प्रवेश करके ये इसके एनर्जी को बढ़ा देता है, जिससे ये विस्फोट हो जाता है परमाणु। तो आप जानते हो कि इस प्रकार से परमाणु का जब हम विखंडन करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं, उसे तोड़ते हैं। और तोड़ते कैसे हैं? वो न्यूट्रॉन से। समझ में आ गया ना? चलो, अब हुआ क्या एक्चुअली में कि जैसे जैसे आप जानते हो अधिक से अधिक रिसर्च होती गई और भी अध्ययन होता गया, तो अध्ययन के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि साइंटिस्ट लोगों ने विचार किया कि क्या सबसे छोटे कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही होते हैं क्या? वैसे ये कण जो होते हैं ये एक प्रकार से स्टेब्लिश होते हैं, स्थिर होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी से क्रिया करके स्थिर हो जाते हैं। अभी हम बताएंगे सारा किन से कौन क्रिया करके स्थिर होता है। तो अब इस पे और जब रिसर्च हुई और भी जब डिटेल से इसको समझा गया, तो रिसर्च के परिणाम स्वरूप जो हेड्रॉन जो मशीन है, इस पे इसकी रिसर्च की गई। और आप जानते हो कि हेड्रॉन कोलाइडर पे जो मशीन, इस पे जब रिसर्च की गई तो आप जानते हो एक क्वांटम लेवल पे रिसर्च की गई, क्वांटम,
थ्योरी आती है क्वांटम की। तो क्वांटम लेवल पे यानी कि बहुत सूक्ष्मतम कणों पर क्वांटम डायनामिक्स, एरोडायनामिक्स इस टाइप से बोलते हैं उसको। तो इसी पे ही ये रिसर्च की गई। तो इस पे रिसर्च के परिणाम स्वरूप इससे भी सूक्ष्मतम कण देखने को मिले। तो इससे सूक्ष्मतम कण आप देखोगे कि जो क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, कौन थी? क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, एक प्रकार से क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी के आधार पर और भी सूक्ष्मतम कणों की जानकारी मिली, जैसे क्वार्क है, ग्लूऑन है, इनका नाम आपने सुना होगा, क्वार्क का या क्वार्च है, इनको और भी बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पर ही इनकी जानकारी मिली। और किस पे? हेड्रोन कोलाइडर पर जब हम तरंगों का, किरणों का जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश कराते हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग हम जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोप से, तो उससे हमें बहुत छोटे छोटे कणों की जानकारी मिलती है। तो इन्हीं कण, इनसे भी छोटे कणों की रिसर्च हुई। अब इनसे छोटों की जब कण की रिसर्च हुई तो आप जानते हो कि इनसे छोटे छोटे कण आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहले जो रिसर्च हुई थी वो किस पर हुई थी? परमाणु पर। किस पर हुई? परमाणु पर। फिर सब एटमक, पहले एटमक पे हुई, फिर सब एटॉमिक पे हुई, यानी कि सब एटॉमिक अर्थात प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इससे भी छोटे कण, इससे भी छोटे कण उप सब एटॉमिक कणों पर। अब ये दो टाइप से होते हैं। कैसे होते हैं? दो टाइप से होते हैं, समझ रहे ना? ये दो टाइप से कण होते हैं। एक आपको देखने को मिलेंगे लेप्टॉन। क्या मिलेंगे? लेप्टॉन। और दूसरे मिलेंगे क्वार्क। क्वार्क। तो पहला क्वार्क में आप ले लो, दूसरा लेप्टॉन ले लो। तो सब एटॉमिक के से मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्मतम कण कौन होते हैं? क्वार्क और लेप्टॉन। तो क्वार्क और लेप्टॉन में जब अधिक से अधिक जब रिसर्च की गई तो इनसे ये जानकारी मिली, यानी कि ये जो कण होते हैं इससे भी छोटतम होते हैं, क्योंकि आप जानते हो इनसे छोटे जो कण होते हैं वो होते हैं फर्मियान के। इसको हम फर्मियान बोलते हैं, यानी कि ये फेप्टॉन, इसको या फेप्टॉन भी कहते हैं। देखो कोई भी चीज़ है डीपली बताएंगे, ठीक है। फर्मियान या फेप्टॉन, यानी कि इनका जो मान होता है 10⁻⁻15, यानी कि एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 फर्मी। इसको फर्मी नामक जो साइंटिस्ट रहे हैं, फर्मी नामक जो वैज्ञानिक रहे, उन्होंने इसके विषय में जानकारी दी थी, तो उन्हीं के नाम से है फर्मी। इसको हम फर्मियान कण भी बोलते हैं, फर्मियान पार्टिकल बोलते हैं, राइट। तो क्वार्क या लेप्टॉन ये जो कण होते हैं ये फर्मियान कोटि के होते हैं, क्योंकि इनके पे ये सबसे छोटे कण हैं। 10⁻⁻15 ये सबसे छोटे कण माने जाते हैं। अभी तक जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे ये 10⁻⁻12 के इक्वल थे, लेकिन इससे भी छोटे कण देखो क्या है, 10⁻⁻15। आप समझ पा रहे हो ना? इससे भी छोटे हैं, यानी कि 1 मीटर में 10⁻⁻15 के आप टुकड़े कर लो, समझ रहे ना? तो जितना भी छोटा कण आएगा, जितना छोटा कण आएगा वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, वही तो फर्मी कहलाता है, राइट। अब बात ये आती है कि ये जो कण हैं क्वार्क और लेप्टॉन ये दो टाइप से होते हैं, लेकिन इनमें अगर आप देखोगे तो इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। क्वार्क की प्रॉपर्टी अलग होती है, जबकि लेप्टॉन जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। लेप्टॉन में अगर आप देखोगे तो इसमें माइनस प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है? माइनस,
जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम शामिल कर लेते हैं। इनमें हम इलेक्ट्रॉन को शामिल कर लेते हैं क्योंकि इसमें माइनस टाइप की प्रॉपर्टी होती है, जबकि ये क्वार्क जो होते हैं इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्रैक्शन बेस होती है। कैसी? फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के रूप में, राइट, भिन्न के रूप में होती है। और तो इनका जो मान होता है वो भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग क्वार्क होते हैं। तो रिसर्च के दौरान इनमें क्वार्क अलग अलग टाइप के मिले, तो क्वार्क आप देखोगे कि अलग अलग मिलते हैं। तो ये क्वार्क में आप देखेंगे कि ये जो क्वार्क हैं, राइट, तो क्वार्क में आपको एक चीज, दो चीज आप देखने को मिलेगी, क्योंकि क्वार्क में दो प्रकार के कण आपको देखने को मिलते हैं, और वो भी अप और डाउन टाइप के, राइट, अप डाउन। वैसे तो अलग अलग भी और भी होते हैं, लेकिन अप डाउन पढ़ाएंगे, उनसे आपका बेस बन जाएगा। तो ये क्वार्क जो है इसमें अप भी कण होते हैं और डाउन भी होते हैं। आपकी वैल्यू अगर आप देखोगे, आप जो होते हैं इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये होती है प्लस के 2/3, और डाउन की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस के 1/3, और किसी किसी माइनस 1/2 भी होती है, अलग अलग होती है, ये चीज़ समझ रहे हैं। लेकिन आप डाउन, आपकी वैल्यू प्लस के 2/3, डाउन की वैल्यू 1 - 1/3 होती है, राइट। अब इन्हीं कणों से, इन्हीं दोनों कणों से ही तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। लेप्टॉन तो अलग ही है, ये इलेक्ट्रॉन की दुनिया है, इलेक्ट्रॉन की दुनिया में चला जाता है ये लेप्टॉन। लेकिन ये भी एक प्रकार का जो लेप्टॉन कण है ना, ये इलेक्ट्रॉन का ही सूक्ष्मतम कण है। लेकिन आप जानते हो इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से इसका मान जो देखा है सूक्ष्म होने की वजह से इसका 10⁻⁻15 फर्मियन का होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन। लेकिन 10⁻15 फर्मियन में क्वार्क भी आते हैं, दो आते हैं, इलेक्ट्रॉन भी आता है, क्वार्क भी आता है। तो क्वार्क जो आते हैं इसमें भी आपको दो टाइप के कण देखने को मिलेंगे, एक अप टाइप के मिलेंगे, एक डाउन टाइप के मिलेंगे। और इन्हीं अप और डाउन से, इन्हीं अप और डाउन से जो क्वार्क होते हैं, यही क्वार्क हैं अप और डाउन से ही तो क्या बनते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं, इन्हीं से ही तो बनते हैं। अब देखो हम आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना के दिखाते हैं कैसे बनते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप अगर देखोगे तो ये आप जानते हो कि मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। तो वो कैसे होता है थोड़ा समझ लो। आप दो अप ले लो, यानी कि दो अप क्वार्क ले लो, प्लस के एक डाउन का ले लो, किसका, एक डाउन का ले लो, ओके। तो दो आप अगर लेगोगे तो 2 गुणे एक क्वार्क की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो 2 है तो 2/3, और एक डाउन की वैल्यू कितनी है, तो प्लस का 1 कोष्टक में 1 माइनस के 1/3, कैलकुलेशन कर लो, 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4/3। अब ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो 1/3। तो अब देखो 3 तो नीचे आ जाएगा, और 4 में 1 गई 3, तो 3 से 3 कटोगे तो 1 आया, यानी कि 1 क्या, ये पॉजिटिव आया, निगेटिव तो नहीं आया, तो 1 आया। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोटॉन है, राइट, जो प्रोटॉन है, राइट, ये प्रोटॉन पे प्लस चार्ज इस वजह से होता है, किस वजह से, इस वजह से ही तो होता है प्रोटॉन पे। क्यों, क्योंकि आप जानते हो ये प्रोटॉन पे +1 चार्ज क्यों माना जाता है, वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें 2 अप और 1 डाउन होता है। अब इसका उल्टा कर लो, अब इसका उल्टा जस्ट कर लो, इसका उल्टा जस्ट करते हो तो न्यूट्रॉन बनता है। तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 2 डाउन होते हैं, 2 डाउन होते हैं, और प्लस का 1 अप होता है। तो 2 डाउन का मतलब है 2 गुणे माइनस के 1/3 प्लस का 2/3। तो देखो 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 माइनस प्लस के 2/3, ये कट गए, इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब ये न्यूट्रॉन की है। तो न्यूट्रॉन पे आप देखोगे तो कोई भी आवेश इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये 0 होती है इसकी वैल्यू, और प्रोटॉन पे
प्लस आवेश होता है, 1 होता है। वो क्यों होता है मैंने आपको दिखा दिया है। तो क्वार्क भी आप देखोगे ना तो ये सबसे सूक्ष्मतम कण माने जाते हैं, और इन्हीं कणों के आधार पर, इन्हीं कणों के बेस पर हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से अध्ययन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप देखोगे जो बन रहे हैं ना, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बन रहे हैं वो नाभिक के अंदर हैं, अभी तक प्रोसेस नाभिक के अंदर है। अब चीज ये आ जाती है कि बात ये आती है कि ये आपस में अंदर रहते कैसे हैं। भाई आप एक चीज ये बताओ, आप एक चीज ये बताओ मुझे कि हम तो हाइड्रोजन की तो हम बात कर लेंगे कि हाइड्रोजन में भाई होता क्या है, कि हाइड्रोजन में हमने बात कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और एक प्रोटॉन मान लेते हैं, न्यूट्रॉन तो नहीं होते हैं, जीरो हैं। तो आप जानते हो कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो वो तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, तो उनमें तो बहुत सारे नाभिक, परमाणु के नाभिक में अलग अलग बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। क्या ये आपको प्रोटॉन देखने को मिलेंगे। तो इनके बीच में फिर प्रतिकर्षण होगा तो ये कैसे उसमें रह पाते हैं। तो अब इस पे रिसर्च जब हुई कि ये अंदर कैसे रह पाते हैं, जब इस पर रिसर्च हुई तो आप जानते हो कि इसके रिसर्च के परिणाम स्वरूप क्या नई जानकारी निकल के आई बाहर। अब हुआ क्या कि हाइड्रोजन को छोड़ के जो अन्य तत्व हैं, राइट, तो उन तत्वों में होता क्या है कि जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर बहुत सारे आपको परमाणु में, सॉरी वो प्रोटॉन मिल जाएंगे। अब प्रोटॉन मिलेंगे तो आप जानते हो कि उस पर प्लस चार्ज होते हैं, तो प्लस चार्ज होते हैं, तो प्लस चार्ज होते हैं, तो ये तो आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। अब ये प्रतिकर्षण करेंगे तो ये कैसे रह पाएंगे। बात आती है कि ये आपस में प्रतिकर्षण करेंगे तो ये अपने अंदर उसमें कैसे रह पाएंगे। तो इसी पे जब रिसर्च हुई तो इसको डिफाइन करने के लिए एक यूकावा वैज्ञानिक आए, ये जापान के थे, यूकावा साइंटिस्ट आए, ये जापान के थे। तो इन्होंने यूकावा थ्योरी दी, यूकावा सिद्धांत दिया, राइट। तो यूकावा सिद्धांत जो इन्होंने दिया, इसी बेस पर दिया कि ये जो अंदर परमाणु जो प्रोटॉन हैं ये आपस में कैसे रह लेते हैं। इसका कारण ये है कि इनके अंदर भी कुछ ऐसे जो अनस्टेबल जो कण हैं, यानी कि जो स्थिर कण नहीं है, वो पाए जाते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो इनके अंदर यानी कि जो प्रतिकर्षण जो नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो भी प्रोटॉन है, ये एक न्यूक्लियर है, ये प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन आपस में प्रोटॉन ये प्रतिकर्षण नहीं होने की वजह बस ये है कि इसके अंदर भी कुछ ऐसे कण हैं जो इनमें प्रतिकर्षण नहीं होने देते, ज़्यादा वो जीरो कर रहे हैं, इनके प्रतिकर्षण को हटा रहे हैं। तो इस पे जब रिसर्च की गई कि इनके प्रतिकर्षण कर रहे हैं, कौन हटा रहे हैं, तो यूकावा जो नामक जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने पूरा यूकावा थ्योरी दी और इन्होंने न्यूक्लियर फोर्स की ही बात की कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो कैसे लगता है। इस पे इन्होंने पूरा एक सिद्धांत दिया और वो यूकावा जो रहे हैं, इन्होंने मीसोन पर काम किया, मीसोन पर। और मीसोन जो कण होते हैं, राइट, ये एक्चुअली में न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। कहाँ होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, अंदर। ओके, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो कण हैं, न्यूक्लियस के जो अंदर कण हैं, वो बेसिकली अगर आप देखोगे वो मीसोन के कण हैं। और भी बहुत सारे कण पाए जाते हैं, अभी हम बताएंगे कौन कौन से होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको कण मिलेंगे, ये जो न्यूक्लियस है इसी के अंदर मेसोन के कण मिलेंगे। ये कौन बताता है? यूकावा। और यही मेसोन के कण जो हैं वो इसके प्रतिकर्षण को डिस्चार्ज करते हैं। जो इतने भी प्रोटॉन पाए जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई मतलब ही नहीं, न्यूट्रॉन तो जीरो उनका आवेश होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनके बीच है प्रोटॉन के,
एक प्रोटॉन बहुत सारे प्रोटॉन अगर आपस में आ जाते हैं तो वो तो प्रतिकर्षण करेंगे, बहुत ज़्यादा विस्फोट जैसी स्थिति बन जाएगी, परमाणु टिकेगा ही नहीं। क्यों? जब ज़्यादा प्रोटॉन बहुत सारे आएंगे तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो वो नहीं टिक पाएंगे ना। तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए मीसोन कण की खोज हुई और युकावा नामक जो जापान के रहे हैं, इन्होंने मीसोन की खोज की, मीसोन कण की। और उन्होंने कहा कि मीसोन जो कण होते हैं इसमें प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकते हैं। यानी कि ये धनावेशित, ऋणावेशित और जीरो, उदासीन, हर प्रकार का कण हो सकता है। तो मीसोन का जो कण है ये इसकी वैलिडिटी कोई कंफर्म नहीं है, इनका जो प्रॉपर्टी है कोई क्लियर नहीं होती कि ये पॉजिटिव होते हैं कि निगेटिव होते हैं कि जीरो होते हैं, ये हर प्रकार के हो सकते हैं। अब यही मीसोन का कण जो है इन्होंने पाई से दर्शाया। अब मीसोन के कण भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मीसोन के कण अगर आप देखोगे तो ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आप देखोगे पायन होता है, एक तो आपको मीसोन का कण पायन मिलेगा, इसी में आपको केओन का मिलेगा। तो केओन हुए, पायसन, पायन हुए, फिर डी मेसोन हुआ, डी मेसोन, बी मेसोन, फिर बी मेसोन होता है। तो इस प्रकार के ये जो कण हैं, राइट, ये सारे मेसोन के कण होते हैं। अब इनको दर्शाते तो पाई से हैं, राइट, वैसे पाई नहीं एक प्रकार का, ये पाई, हाँ पाई समझ लो। तो ये जो कण हैं पाई से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी जो विशेषता या गुणधर्म, जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लियर नहीं है। ये कैसे हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। अब यही क्रिया करते हैं इनसे। अब देखो, सपोज दैट ये प्रोटॉन है, राइट, इससे अगर पाई क्रिया करता है, अगर आप जानते हो कि पहली बात ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, अगर हम इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं तो ये तो क्रिया करेगा ही नहीं, ये नहीं करेगा, क्योंकि इनकी क्लियर ही नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, तो ये तो क्रिया नहीं करेगा। हो सकता है कि इसके साथ ये ना आए प्लस वाला, क्योंकि इनका कोई कंफर्म थोड़ी है। लेकिन इतना पता है कि कण ये होते हैं और ये तीनों टाइप के होते हैं। लेकिन आप जानते हो कि यही प्रोटॉन प्लस के साथ में एक ये माइनस का जब आ जाता है, देखना माइनस का ये पाई आ जाता है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये जीरो चार्ज बना देता है। यानी कि जो इसका ये जो प्रोटॉन है, ये जब मेसोन के संदर्भ में आ जाता है, मेसोन के संदर्भ में आ जाता है, तो ये जीरो बना देता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये माइनस भी तो हो सकता है, ये वाला चीज़ ये माइनस हो सकती है, तो ये प्लस है, वन है, ये माइनस है, तो ये जब इससे क्रिया करेगा तो हो सकता है ये जीरो कर दे, इसको जीरो कर देगा। अब ये जीरो जब कर देगा तो आप जानते हो कि अलग से एक कण उत्पन्न होगा, न्यूट्रिनो। कैसा होगा? न्यूट्रिनो उत्पन्न होगा। अब ये जो न्यूट्रिनो कण है, इस पे आप बोलोगे कि सर न्यूट्रॉन भी जीरो होता है और न्यूट्रिनो भी जीरो होता है, तो इसमें अंतर क्या है? तो आप एक चीज समझो कि न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो ये थोड़े डिफरेंस हैं। भले ही इन पे आवेश जीरो है, लेकिन इनमें डिफरेंस पाया जाता है। डिफरेंस क्या क्या है? दो चीज का डिफरेंस है। जो न्यूट्रॉन होते हैं, राइट, इनमें आवेश जीरो होता है, न्यूट्रिनो में भी जीरो होता है, अभी मैंने आपको दिखाया। लेकिन आप देखोगे तो न्यूट्रॉन जो होते हैं ये जो होते हैं ये क्वार्क से ही तो बनते हैं, दो डाउन एक अप से बनते हैं न्यूट्रॉन, तब इनका मान जीरो हो जाता है जाके। लेकिन ये क्वार्क से तो नहीं बने, ये क्वार्क से नहीं बने, ये किससे बने हैं? ये बने हैं आपके प्रोटॉन से, और किससे? मेसोन के कण से बना है, तब इनका मान जीरो हुआ। तो एक तो अंतर ये हुआ। दूसरा अंतर ये होता है कि न्यूट्रॉन जो होता है ये स्थिर होता है। मैंने आपको क्या कहा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों जो कण होते हैं ये स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। और जबकि इनके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो भी कण बनेंगे, ओके, ये स्थिर नहीं होते हैं, ये प्रतिकर्षण खत्म करने का इस टाइप से काम करते हैं।
तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में डिफरेंस यही है कि न्यूट्रॉन जो है ये कैसा होता है, स्थिर होता है, जबकि ये स्थिर नहीं होता है। और डिफरेंस है इसमें, न्यूट्रॉन आप देखोगे कि न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है, यानी कि मास होता है। न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है अर्थात मास होता है, जबकि न्यूट्रिनो में मास नहीं होता है, राइट। तो न्यूट्रिनो में मास भी नहीं होता है, द्रव्यमान भी नहीं होता है, तो इनका कोई प्रभाव होता है क्या? कुछ नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि इनमें मास ही नहीं होता है। मास नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो आप जानते हो कि न्यूट्रिनो जो होते हैं, ये आप देखोगे कि ये जो न्यूट्रिनो हैं, राइट, ये जो न्यूट्रिनो है ये एक्चुअली में आप देखोगे तो इस पे ये स्थिर नहीं होते हैं, इसमें कोई मास नहीं होता है, और ये न्यूट्रिनो 0 चार्ज इनके पर पाया जाता है। ये अंतर होता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में, समझ रहे? न्यूट्रिनो स्थिर होता है, न्यूट्रिनो स्थिर नहीं होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, जबकि न्यूट्रिनो जो बना होता है वो एक प्रोटॉन और एक मेसॉन के कण से, वो भी माइनस का, जो निगेटिव मेसॉन कण का जो होता है उससे मिलकर ये न्यूट्रिनो बना होता है। आपने अंतर समझ लिया ना? चलो, इस पे भी बात हो गई। तो आप जानते हो कि कोई भी प्रोटॉन है, अगर बहुत सारे प्रोटॉन हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो मेसॉन के निगेटिव कण उसमें आ रहे हैं, इस वजह से वो डिस्चार्ज हो रहते हैं। तो इस वजह से उनकी जो एनर्जी है वो स्टेबलिश रहती है, इस वजह से विस्फोट की संभावना नहीं होती है, समझ रहे हो ना? अब बात ये आती है कि यही मेसॉन जब इसमें न्यूक्लियस में उपस्थित हैं, तो आप जानते हो कि न्यूट्रॉन से भी तो क्रिया करते होंगे, न्यूट्रॉन से भी क्रिया करते हैं, तो न्यूट्रॉन का मान 0 होता है। अब 0 से आप प्लस का चार्ज करा लो, क्योंकि आप जानते हो मेसॉन का कण मैंने आपको बताया कि ये प्लस का भी होता है, माइनस का भी होता है, 0 भी होता है। अब ये जब इस पर प्लस कराओगे तो ये प्लस का जब कण बनेगा जाके, ठीक, ये प्लस का, तो ये तो आपका प्लस का कण हो गया। अब ये प्लस का जो कण होता है इसका नाम इन्होंने दिया पॉजिट्रॉन। क्या नाम दिया? पॉजिट्रॉन। और मैंने आपसे कहा कि जितने भी ये कण बन रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर बन रहे हैं, मेसॉन से मिलकर बन रहे हैं, तो वो बेसिकली आप देखोगे होते क्या है, अनस्टेब्लिश होते हैं, यानी कि वो स्टेब्लिश नहीं होते, स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं, यानी कि वो चलायमान होते हैं, समझ रहे हो ना? तो इसलिए आप जानते हो कि न्यूक्लियस में भी बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण आपको देखने को मिलता रहता है, क्योंकि ये स्थिर नहीं होते हैं, ये अस्थिर होते हैं, तो एक दूसरे से क्रिया करते रहते, बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण देखने को मिलता रहता है। तो ऐसी स्थिति आपको न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलेगी, राइट। अब चीज़ देखोगे तो इसका नाम क्या दिया? पॉजिट्रॉन दिया है। पॉजिट्रॉन जो कण होता है, इसी के साथ साथ आप जानते हो कि ये 0 है, इसमें प्लस का माइनस चार्ज लगा देते हैं मेसॉन का, तो ये आ जाता है माइनस, क्योंकि 0 न्यूट्रॉन का तो 0 ही रहेगा। अब ये मेसॉन का तो प्लस भी हो सकता है माइनस के साथ। अब एक बार हमने प्लस के साथ क्रिया करके देख ली, अब माइनस के साथ देखते हैं तो माइनस आएगा, और ये माइनस जो है ये होता है बीटा कण। ये क्या होता है? बीटा कण होते हैं, राइट। तो ये भी आपको न्यूक्लियस में ही देखने को मिलते हैं, ओके। तो बीटा कण हुआ, पॉजिट्रॉन हुआ, बीटा कण हुआ, राइट, पॉजिट्रॉन हुआ। इसके साथ साथ आपको जो मेसॉन के कण हुए, न्यूट्रिनो हुए, ठीक, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो हैं ही, तो ये सारे के सारे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सब न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के अंदर ही होते हैं। सब प्रोसेस नाभिक के अंदर ही है। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस बताई नहीं बाहर की कहाँ से होती है, अभी तो हम नाभिक की प्रोसेस बता रहे हैं, अंदर जो उसके अंदर प्रोसेस होती है। कौन कौन? बीटा कण, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, ये 4 टाइप के होते हैं। ये नाभिक के अंदर ही होते हैं बच्चों, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं? तो आप जानते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, बहुत ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है।
सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, लेकिन ये सीमित होता है, इसे बहुत दूर तक नहीं होता है। ये केवल किस पे लगता है, ये बस न्यूक्लियस के अंदर ही जो भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन है इन्हीं के बीच में ही ये बल काम करता है। न्यूक्लियर फोर्स यानी कि नाभिक के अंदर जितने भी पार्टिकल छोटे पाए जाते हैं, ओके, तो इनके अंदर ही ये काम करता है। तो बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा समझते हो। तो ये चीज़ें हैं, आपको नॉर्मल चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा जो लेक्चर था आज का वो इसी के बेस पर था। उम्मीद करते हैं आपको डीपली समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं ऐसे ही आपको डिटेल से समझाते रहेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है।